अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी स्पोर्ट्स और तलहा आलमगीर आपकी खिदमत में आज भी हाजिर है और आज भी दुनियाए स्पोर्ट्स से मज़ीद खबरें जो है वो हम हफ्ते का पहला शो है शामिल करेंगे। मेरे साथ मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। ज़रा जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानब जाएंगे। इस वक्त तरजीह जीत जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में मुस्बत अंदाज में खेलेंगे। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स और मेगा इवेंट के लिए मजबूत कॉम्बिनेशन की तश्कील है। मिसबाह उल हक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवाह सीजन के लिए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 192 खिलाड़ियों के कैटेगरीज का ऐलान कर दिया। नया डोमेस्टिक निजाम पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। निजाम को चलने के लिए वक्त दिया जाए। नदीम खान। जब तक मोदी सरकार है पाक भारत सीरीज का इम्कान नहीं। IPL एक बड़ा ब्रांड है, इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ना होना नुकसानदेह है। शाहिद आफरीदी। MG ज़ल्मी कैंप के जरिए नए क्रिकेट टैलेंट की तलाश जारी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ और ज़ल्मी मैनेजमेंट का वज़ीरिस्तान में टैलेंट हंट और ट्रायल्स का इनेकाद। पाकिस्तान के मार्शल आर्ट के माहिर मोहम्मद राशिद ने एक और कारनामा कर दिखाया। 1 मिनट में 254 अखरोट तोड़कर न सिर्फ भारतीय हरीफ को शिकस्त दी बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर अपना नाम दर्ज करवा दिया। कोरोना केसेस में कमी। बॉक्सिंग सरगर्मियों का आगाज। किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पहली बार बॉक्सिंग मुकाबलों का इनेकाद। फ्रेंच ओपन टेनिस का दिलचस्प अंदाज में आगाज। पहले मरहले में 2 बरतानवी स्टार्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग का पहला अपसेट। लेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर सिटी को पछाड़ दिया। यहाँ आपने टॉप स्टोरीज देखी और बहुत सारी खबरें आज शामिल हुई। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें 2 दिन बाद नेशनल T20 कप खेला जाना है और उसके हवाले से प्लेयर्स में डोमेस्टिक के हवाले से प्लेयर्स की कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरीज का भी ऐलान कर दिया गया। और शो का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा नाम, बहुत बड़ा नाम, जो 92 वर्ल्ड कप की जीत में भी जिसने अपना अहम किरदार अदा किया क्रिकेट के लिए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, फिर पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आकर खिदमत की पाकिस्तान क्रिकेट की और अभी तक खिदमत कर रहे हैं। PSL की अगर बात करें, PSL में ही मौजूद हैं। मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर से अटैच है। मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद साहब की। आकिब जावेद साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। वालेकुम सलाम। आकिब जावेद साहब, सबसे पहले अगर बात करें PSL की, जैसे मैंने बात की, तो एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग कोर्ट में खेली जा रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL के डेट्स का ऐलान हो गया है। और आप जैसे लाहौर कलंदर की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर कलंदर के शायकीन ये जानना चाहते हैं कि इस बार उनके प्लेयर्स जैसे बैन डंक हो गए, डेविड वीज़ो हो गए, समित पटेल, ये पाकिस्तान आएंगे खेलने? देखिए, सबसे पहले तो PSL को लेके जो नवंबर में डेट्स आई हैं, बाकी जो मैचेस रह गए थे, उसके लिए कुछ ज़्यादा अभी अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि जो 6 की 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं वो कोर्ट में हैं। अब ये डिपेंड करता है कितनी जल्दी जो PCB है वो कैसे उनको जल्दी से इंगेज करे और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करे, क्योंकि काफ़ी 5 साल से ये मामला चल रहे हैं। जो नजम सेठी भी 3 साल ना हल करके गए और अब 2 साल मानी साहब को भी हो गए, और उनकी जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी वैलिड भी हैं, क्योंकि जब ये मॉडल बना तो IPL बेस पे बना कि बड़ा शहर है, बड़ा स्टेडियम है, तो उसकी ज़्यादा प्राइस होगी। लेकिन ये चूँकि 2015 में जब हालात यहाँ ठीक नहीं थे सिक्योरिटी के, तो ये दुबई में करानी पड़ी। और अब पाकिस्तान वापस भी आई है, तो आप वो होम एंड अवे वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। सही। क्योंकि जो भी किट्टी में पैसा आता है वो इक्वल डिवाइड हो जाता है। सो हाउ इट्स पॉसिबल कि एक टीम जो कोयटा 1.1 इन्वेस्ट करे और कराची 2.6 करे, लाहौर 2.5 करे, और इवन दो मुल्तान की तो अब 6.3 मिलियन की फीस है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की तो सेंस ही नहीं बनती। बस आप देखना है कि इसको ये कितनी जल्दी ये हल करते हैं, और क्योंकि ये ज़रूरी बहुत है। पाकिस्तान ने एक ही ब्रांड बनाया है इतने सालों में, और इसको ज़रा संभालें, इसको आगे बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। दैट आई थिंक द क्रिकेट एंड PSL इज़ द ओनली एंटरटेनमेंट विच वी हैव। तो बाकी जो आपने सवाल किया कि वो जो प्लेयर्स हैं, तो डेफिनेटली जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो विंडो देख के ही अनाउंसमेंट इसकी की गई है, तो अभी तक तो सारे प्लेयर्स आने को तैयार हैं और बिल्कुल आएंगे। और
लाहौर में खेलेगा तो फिर डेफिनेटली अपने रंग दिखाएगा। और जिस तरह से लिन ने, बेन डंक ने और इवन दो हफीज़ जिस तरह से अब फॉर्म में है, वेरी होपफुल। और फैंस को तसल्ली रखनी चाहिए कि इस साल जो है लाहौर जो है वो कप उठाने के मूड में। बिल्कुल, ये बात तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक ही ब्रांड जो कि PSL है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया, पाकिस्तान क्रिकेट ने हम सबको दिया और उसका ख्याल अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रखना चाहिए। लेकिन PSL जो है वो ग्राउंड के बजाय अब लाहौर हाई कोर्ट में फिलहाल खेली जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब अगेंस्ट हैं तमाम की तमाम 6 फ्रेंचाइजेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो एहसान मानी को एक्सटेंशन लेनी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर 2 साल की कारकर्दगी देखी जाए तो बहुत मायूस कुन है, क्योंकि एक तो डिपार्टमेंट्स बंद हो गए और इनकी विल के अगेंस्ट हुए, क्योंकि इन्होंने और वसीम खान ने ये बहुत क्लियरली बात की थी कि डिपार्टमेंट्स हम बंद नहीं करेंगे किसी सूरत और उनको साथ लेके चलेंगे। बट जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि आप डिपार्टमेंट बंद करेंगे और सिर्फ 6 टीमें रहेंगी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगी, तो डोमेस्टिक के हवाले से तो कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई। दूसरा ये है कि 2 साल में अगर आप देखें तो ना स्कूल क्रिकेट हुई है, ना वो जो 6 टीमें बनाई हैं उनके नीचे उनकी बॉडीज़ बनी हैं, कोई मैकेनिज़्म नहीं बना। क्लब जो है वो भी कंफ्यूज हैं क्योंकि वो नया क्लब स्ट्रक्चर भी लेकर आए हैं। उसके बाद ना कोई हमें ग्राउंड्स नज़र आई हैं, ना कोई जो एकेडमीज़ थी वो भी बंद हैं। अभी एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन्होंने लोग अपॉइंट किए हैं, अभी उसका कोई अभी तक कोई एक सेशन भी नहीं ट्रेनिंग का हो सका। पाकिस्तान टीम के हवाले से अगर देखा जाए तो जब मानी साहब आए थे तो पाकिस्तान T20 का 2 साल से चैम्पियन था, नंबर 1 टीम थी। कुछ महीने पहले ही आपने पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में जीती और टेस्ट की भी ऐसी ही परफॉर्मेंस थी जो रीजनेबल हमेशा पाकिस्तान की रहती है। तो कप्तान भी आपके पास था जो सीख चुका था, जो एस्टेब्लिश हो चुका था, सरफराज, उसको हटाया, फिर मिकी आर्थर को हटाया, फिर इंजमाम जो चीफ सेलेक्टर है उनको हटाया। और ये वही एक सांप सीढ़ी का खेल जो हर गवर्नमेंट के साथ खेला जाता है। 1988 से लेके अब तक तो मैं भी देख रहा हूँ, हर 3-4 साल बाद चेंज आती है और फिर हम रीबिल्डिंग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। हम पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो बहुत उसके अंदर पोटेंशियल है और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटिंग नेशन है। हम क्यों हर 2-3 साल बाद जो है भूटान बनने की कोशिश करते हैं कि और फिर से क्रिकेट को आगाज़ करें और फिर से क्रिकेट को शुरू करते हैं। लेकिन जैसे आपने खुद भी बात की कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर का आपने जिक्र किया कि तैनातियाँ तकर्रियाँ तो कर दी जाती हैं लेकिन काम प्रॉपर तौर पर स्टार्ट नहीं हो पाता। तो जो मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, एहसान मानी साहब हैं, CEO वसीम खान साहब हैं, उनकी पॉलिसीज़ किस जानिब जाते हुए देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं हम? देखिए, कोई भी चीज़ हो उसका प्रोसेस तो कुछ होना चाहिए। आप पहली जो अपॉइंटमेंट्स है उसको ही देख लें। जैसे जब मिकी आर्थर को हटाना था तो मिसबा और मोहसिन खान और सारी एक कमेटी के अंदर थे। और जब उनको हटाया तो उसके बाद दोनों ही इंटरेस्टेड थे किसी ना किसी जॉब के अंदर। तो पहले मोहसिन खान ने रिज़ाइन दिया और कोशिश की कि वो किसी न किसी तरह से वो चीफ सेलेक्टर या कोच बन जाए। और उसके बाद जो मिसबा उल हक है उन्होंने खुद ही दरख्वास्त दे दी और उनको कोच रख लिया गया विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ये वाहिद दुनिया में कोच होंगे जिन्होंने ना तो कोई कोच एजुकेशन कंप्लीट की है, ना ही कोई एक्सपीरियंस लिया है जो आप यंग बच्चों से, अंडर 19 से या ग्रास रूट लेवल पे आप काम करते हैं। तो इसका बड़ा अफसोस है कि जो लोग हैं जिन्होंने लेवल 1, 2, 3, 4 तक पाकिस्तान में हमने इस्टेब्लिश भी किया NCA में और उनके कोर्सेज भी बहुत सारे लोगों ने किए और 8-8, 10-10 साल से 15-15 साल से वो कोचिंग में बहुत सारे लोग कर रहे थे। लेकिन एक तो वो बड़ा अफसोस है कि आपने उसको जो कोच एजुकेशन है उसको अंडरमाइन किया। और उसके बाद जितनी भी आपने देखा लोग आए हैं, कोई क्राइटेरिया कभी नहीं रखा गया। मीडिया में पहले ही उनके नाम आ जाते थे कि इश्तहार आने से पहले कि जी ये इस बंदे को देख के इश्तहार बनाया है।
हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप देखें तो जितने भी लोग रखे हैं उन्होंने कभी ज़िंदगी में इस लेवल के ऊपर पहले कभी काम नहीं किया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मुदस्सर नज़र को हटा के तो आप नदीम खान जिन्होंने आज तक कभी इस लेवल के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कभी इस तरह को काम ना किया हो, उसके अलावा जितने भी कोचेज आए हैं रखे हैं इन्होंने, हार्डली उनमें कोई क्वालिफाइड है या किसी के पास एक्सपीरियंस है। सही, हार्डली कोई क्वालिफाइड या किसी के पास एक्सपीरियंस है। नदीम खान का आपने जिक्र किया, आपसे जानना चाहूँगा आप क्या समझते हैं कि उनकी तकर्रुरी मेरिट की बुनियाद पर हुई है? देखिए उसमें नदीम खान को जो रखा है वो मेरी तो समझ से बाहर है। उसकी वजह ये है कि आप डायरेक्टर जब किसी को एकेडमीज़ या डोमेस्टिक में बनाते हैं, स्पेशली एकेडमीज़, तो उनका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है और उसका कोई क्राइटेरिया भी होता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन भी कोई होती है। क्योंकि जब तक आपको खुद से पता नहीं होगा, आपको कोच एजुकेशन का पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा, जब तक आपको नीचे जो सिस्टम है, प्लान्स हैं, उनका आइडिया नहीं होगा, तो आप किस विजन से क्या काम करेंगे? क्योंकि अब आपको एक चीज़ तो समझ आ गई कि 2 साल लगे वसीम खान को भी अपना विजन बताते हुए। तो विजन तो लेके आपको जॉब दी जाती, पहले आपका विजन पूछा जाता है, फिर आपकी प्लानिंग कैसे आप करेंगे, आप कब शुरू करके कब आप चीज़ें ठीक करेंगे। तो ये तो जॉब से पहले आपको पूछना चाहिए और बताना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं जी कि हम टाइम लगेगा इसमें, इसके रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन वो प्लानिंग कहाँ पे है, क्या करेंगे आप, जिसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो ये वही है कि जॉब आपने लोगों को दी है विदाउट एनी थिंकिंग और विदाउट एनी विजन। ना आपने विजन उनको कहा कि इस विजन के ऊपर रहते हुए ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं और हमने इन लोगों को रखना है। तो मायूस कौन अभी तक तो मुझे सिचुएशन लग रही है। बिल्कुल विजन की आप बात कर रहे हैं, लोगों को रखने की आप बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि एक क्रिकेट कमेटी की इकबाल कासिम का इस्तीफा आया सरबरा की हैसियत से, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको ख़त्म ही हो जाना चाहिए इस क्रिकेट कमेटी को। दूसरा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वसीम अकरम साहब को इसका सरबरा बना देना चाहिए और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का मुशीर भी वसीम अकरम साहब को होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो काफ़ी देर रहे इकबाल कासिम और उन्होंने डेफिनेटली सारे जो डिसीजन है, जो चीज़ें हैं, उनको देखा होगा, उसके बाद ही वो कह रहे हैं कि वसीम अकरम को ही होना चाहिए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के भी करीब हैं और जितने भी चीज़ें हैं, मशवरे हैं, वो काफ़ी उनसे पूछ के चीज़ें हो रही हैं। बट आई थिंक कि क्रिकेट कमेटी अभी तक तो एक मजाक ही बनी रही है, क्योंकि जो भी आता है वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते या कोई आप किसी चीज़ की कोई लॉजिक नहीं होती, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे छोड़ते हुए उसे जा रहे हैं। सही। तो ये तो रबड़ स्टैम्प थी जो कि इकबाल कासिम ने भी इसके बारे में बोला था। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्रिकेट कमेटी में जो भी आता है वो काम, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो काम कर नहीं पाता, इसलिए वो ऐसा चले जाते हैं। मोहसिन हसन खान की बात करें या इकबाल कासिम की बात करें, सभी छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर चाहता क्या है, ये बात तो समझ से बाहर तरह है, क्योंकि बड़े नामों से कब फ़ायदा उठाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? क्या लगता है आकिब साहब? देखिए ये खेल तो कभी भी नहीं ख़त्म होगा। मानी साहब आए, अपनी सारी टीम ले आए, अब जब मानी साहब जाएंगे कोई और आएगा, वो अपनी टीम ले आएगा, तो ये कभी भी सिलसिला नहीं रुकने वाला। इसका हाल सिर्फ एक ही है कि जो क्रिकेट है, जो क्रिकेट बोर्ड है, इसको नॉन पोलिटिसाइज करना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पैटर्न चीफ, वो नहीं होने चाहिए, जो कि इमरान खान साहब ये बात कह भी चुके हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो इस चीज़ को ख़त्म कर दें तो बहुत बड़ा एहसान होगा इस क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि ये जो 3 साल 4 साल ये जो इसके साथ हर 4 साल बाद जो रीबिल्डिंग हमारी शुरू हो जाती है, उससे हमारी जान छूट जाएगी। तो आई थिंक अगर ये एक डिसीजन हो जाए तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। हमारे शो में इकबाल कासिम साहब आए थे पिछले हफ्ते, उन्होंने आपका नाम लिया था कि आकिब जावेद को भी इस सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी तरफ ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शुएब अख्तर, राशिद लतीफ़, मोइन खान जैसे बड़े नामों का भी नाम शामिल हो रहा है कि इनको भी तैनात किया जाएगा, इनका भी तकर्रुर होगा। आप समझते हैं कि ये बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप के साथ चल पाएंगे?
देखिए, जो सबसे आसान एक काम है जो जो कोई भी क्रिकेटर कर सकता है, वो है सिलेक्शन कमेटी का रुकन बनना। सही। उसके अलावा जो बाकी जो जॉब्स हैं वो टेक्निकल जॉब्स हैं, और उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ता है, थोड़ा सा आपको कोचिंग कोर्सेज की तरफ जाना पड़ता है, फिर आपको सीखना पड़ता है ग्रास रूट के ऊपर। तो इनमें से तो किसी ने भी आज तक कुछ काम नहीं किया उस तरह से। इनके प्रोफेशंस हमेशा अगर आप देखें तो शायद तो अभी खेल रहे हैं, शोएब अख्तर ने भी अभी तक मीडिया में काम किया, कभी क्रिकेट में कोचिंग वगैरह तो नहीं की। और ये नहीं देखना चाहिए कि आपका नाम कितना बड़ा है, आपके अंदर स्किल सेट क्या है, आपका माइंड सेट क्या है। क्योंकि अगर आप किसी को कोच लगाते हैं तो सबसे पहले वो मेंटली वो कोच तो हो, उसने एक्सेप्ट तो करे अपने आप को कि मैं कोच हूँ और मैंने कोई 4-5 साल ग्रास रूट पे काम किया है और मैंने वहाँ से सीखा है। और फिर जो कुछ टेक्निकल बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको कोचिंग कोर्सेज से सीखते हैं, बायोमैकेनिक्स सीखते हैं, प्लानिंग सीखते हैं, जो क्रिकेट एंड साइंस कैसे मिलके एक प्लेयर को या गेम को बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सीखने से आती हैं, और बगैर एक्सपीरियंस के आप इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर आप लोगों को नहीं लगाते। ठीक है, जो नाम सामने आ रहे हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, इसलिए इतनी जल्दी उनको मौका दिया जाए ये दुरुस्त बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म से साबिक़ कप्तानों की और CEO वसीम खान साहब और एहसान मानी की जो मुलाकात हुई उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर और 92 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेक से कल, मैंने कहा था कि हम वज़ीर आज़म की जो फॉर्मर क्रिकेटर से मुलाकात हुई है और मौजूदा कप्तान से हुई है उस पर बात करेंगे। तो कुछ फ़ायदा हुआ है इस मुलाकात का? क्योंकि जो क्रिकेटर्स हैं जो बेरोज़गार हो गए थे जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए थे, अब रीजन्स आ गए हैं, तो वो तो मुश्किलात में फ़िलहाल दो चार है मुश्किलात से। देखिए, पैटर्न तो वज़ीर आज़म है, और ये जो सारे गए थे, ये जितने गए थे, वसीम अकरम से लेके मिसबाह-उल हक, ये मोहम्मद हफीज़ और अज़हर अली, इन सब की अपनी अपनी जॉब्स हैं। सुई गैस में है, PI में है। तो एक तो उनको सिक्योर करने की कोशिश की इन्होंने कि जाके अगर ये डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट वापस आती है तो उनकी जॉब्स भी कंटिन्यू रहेंगी। सो आई थिंक इसके ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि ये डिपार्टमेंट नहीं होने चाहिए, और ये जो 6 टीमें हैं सिर्फ यही फर्स्ट क्लास खेलेंगी, जो वो समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो मॉडल है वो बेस्ट मॉडल है, बट वहाँ की आबादी जो है वो कराची से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से 6 टीमों से या इंडिया की 22 टीमें, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या इंग्लैंड की 18 हैं, उनकी आबादी पाकिस्तान की आबादी देखे तो बहुत फ़र्क है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप की एग्जीक्यूशन कैसी होती है, आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, जो आपकी नीचे से प्लेयर्स आ रहे हैं, पाथवे हैं, स्कूल क्रिकेट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट है, आपकी क्लब क्रिकेट है, वो ग्रेड क्रिकेट के मुकाबले में आप करेंगे तो तभी आपकी जो 6 टीमें हैं वो बेहतर रिजल्ट्स देंगी। तो ये तो एग्जीक्यूशन की बात है, और कंटिन्यूटी है जो 100 साल से उनके सिस्टम है, उनको किसी ने नहीं छेड़ा। हम हर 4 साल बाद, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, कि हम रीबिल्डिंग की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि जो आता नया आता है वो यही समझता है कि पिछला सब कुछ ख़राब था और उसको उल्टा होना चाहिए, उल्टे तरीके से चले। अच्छा, ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। आकिब साहब, मिसबाह-उल हक साहब ने ये बात बोल दी है कि इंग्लैंड में अच्छे ब्रांड की क्रिकेट खेली है। ठीक है, T20 में मान लेते हैं आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, 2 बार 190 प्लस आपने किया, लेकिन टेस्ट में कोई खासी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं वो दौरा इंग्लैंड पे? देखिए, जहाँ तक इंग्लैंड टूर की बात है तो उसमें पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता था, बट जो आपके पास रिसोर्सेज आप बैठे हुए थे, वहाब रियाज बैठे हुए थे, सुहेल खान बैठे हुए थे, आपने उनके ऊपर यंगस्टर्स को तरजीह दी जो कि अभी उन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया था। तो जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो वहाँ आप
किसी को सिखाने के लिए नहीं लेके जाते या सिखाने के लिए टेस्ट मैचेस नहीं होते जी। हाँ, साइड मैचेस हो सकते हैं। तो एक वो बड़ी गलती की। और फिर T20 में भी वहाब को पहला मैच ना खिलाना, अगर वो पहला मैच भी खेलते तो पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि वो मैच जीत सकता था, क्योंकि डेथ बॉलिंग आपके पास उस तरह की और कोई कर नहीं सकता। तो उसमें जो क्रिकेट है अभी, तो ये फिर हम उसी तरफ चल पड़े हैं कि अजहर अली को मिसबा आए तो फिर अजहर अली को कप्तान बना दिया, जो कि खुद उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी कि उनकी फॉर्म नहीं आ रही थी, कंसंट्रेट नहीं कर पाए थे बैटिंग के ऊपर जी। तो इसी तरह काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। बाबर आजम एक नया अभी कप्तान आए हैं, उनको अभी टाइम लगेगा। अगर सरफराज को कंटिन्यू कराते और जो मिकी आर्थर थे या इंजमाम थे उनको अगर कंटिन्यू कराते, उनको उसको देखते उनकी प्रोग्रेस कहाँ तक जा रही है। अगर T20 में अगर एक कप्तान 2 साल से आपकी टीम को चैंपियन बनाए रखा है उसने, तो T20 से हटाने का क्या तुक था। अगर अगर उसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी अभी रीसेंट मंथ से, तो आप उसको भी हटाने के आपके पास तो कोई रीज़न नज़र नहीं आती। हाँ, आप रेड बॉल से अगर आप समझते तो उसको हटा के किसी ऐसे प्लेयर को लेके आते जो इस टीम को आगे लेके जाता, जो पर्सन लाइक शान मसूद, इस तरह के बंदे को लेके आते जो आगे 10 साल 8 साल की कप्तानी कर सकता। अभी अजहर अली, अभी देखें पिछले टेन्योर में भी इसी तरह उन्होंने कप्तानी की, डिफेंसिव सी होके रह के जी। तो अब भी वही हमने देखा है। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़बरदस्ती बिला वजह बहुत सारे डिसीजंस और चेंजेस की गई हैं, जिससे ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल ज़बरदस्ती और बिला वजह आप ये कह रहे हैं कि डिसीजन में चेंजिंग की गई, तब्दीली गई। सरफराज अहमद की आप बात कर रहे हैं, मिकी आर्थर की आप बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, जब सरफराज अहमद कप्तान थे तब आप उनको सपोर्ट करते थे, उनको हटाए जाने के बाद आपने तनकीद भी की, लेकिन सरफराज अहमद से पहले साबिक हेड कोच मिकी आर्थर को फारिग किया गया। उनके फारिग होने के बाद कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? देखिए, जब ये बोर्ड आया है और जो चेंज मिकी आर्थर को हटाया गया, और मिकी आर्थर को अगर आप देखें तो उसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पूरी दुनिया में कोचिंग कर चुके हैं, उनको पता चल जाता है इतने एक्सपीरियंस के बाद कि किस तरह से टीम को मैनेज कर सकते हैं। और आपने उसको रिप्लेस किससे किया जिसने ज़िंदगी में एक दिन कोचिंग नहीं की, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसको कैसे हम, कोई भी बंदा कैसे इसको सही मान सकता है। और इससे काफ़ी नुकसान हुआ। वही जो पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी जो तीनों फॉर्मेट में टीम की अच्छी खासी परफॉर्मेंस जा रही थी, तो बिला वजह हटा देना और ऐसे लोगों को लेके आना जिनका कोई ज़ीरो एक्सपीरियंस हो उस काम में, तो ये कैसे कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है। सही, हमने रिप्लेस किया मिकी आर्थर को मिसबाहुल हक से और तमाम तरह जिम्मेदारियां उनको सौंप दी गई। अब भी कुछ साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि मिसबाहुल हक को एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि उनको कौन सा ओहदा छोड़ना चाहिए मिसबाहुल हक को? देखिए, अब चाहे गलत भी कोई फैसला हुआ है तो अब हो गया है, तो अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए फिर। अब क्योंकि ये रोज़ तो आप कप्तान चेंज करेंगे, फिर कप्तान चेंज करेंगे, और इसी तरह से अगर मिसबाहुल हक को अगर मैं देखूं तो उसको चीफ सेलेक्टर रहना चाहिए, क्योंकि एक तो अभी रिसेंटली उसने क्रिकेट छोड़ी है तो उसको प्लेयर्स का पता है, तो वो बेहतर सिलेक्शन कर सकता है। कोचिंग जो है वो इस तरह से नहीं होती, और पूरी दुनिया में इस तरह आज तक कोई किसी को कोच नहीं बना देता डायरेक्ट, बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर किसी कोर्सेज के। सो आई थिंक कि कोच एक एक्सपीरियंस ये लेकर आए और मिसबा को चीफ सेलेक्टर रहने दें।
ठीक है, फिलहाल अगर ये फैसला कर लिया गया है तो आप ये फरमा रहे हैं कि उनको बरकरार रखना चाहिए। ज़रा वुमेन क्रिकेट की बात करते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन क्रिकेट की बहाली के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काफ़ी इकदाम किए हैं और अब एक नई खबर ये आई है कि शायद गैर मुल्की कोच की जानिब के वो वुमेन टीम की कोचिंग है, उसकी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा सकता है, जिसके लिए फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के फिल सिमंस, उनका नाम ज़ेर गौर है और मौजूदा गालिबन वो उनके नेशनल टीम के कोच भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुल्की कोच होना चाहिए या गैर मुल्की कोच होना चाहिए वुमेन क्रिकेट टीम के लिए? मुझे ये नहीं समझ आती कि जो एक बाहर से कोच आएगा वो आपकी वुमेन्स क्रिकेट को वो कैसे ठीक करेगा, क्योंकि असल में तो आपकी जो गेम है वो एक कोच से नहीं ठीक होती, आपके वो पूरे स्ट्रक्चर से होती है। अगर वुमेन्स की क्रिकेट ठीक करनी है तो उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाएं, उनके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाएं, उनके लिए प्रॉपर एक पूरा सीज़न होना चाहिए खेलने का, और उसकी भी आप पाकिस्तान वुमेन की नेशनल टीम, ए टीम, इमर्जिंग टीम, अंडर 19 टीम, अंडर 16, अंडर 13, तो जब तक आप ये पूरे टीयर्स नहीं बनाओगे तो ये कोच आके कैसे किसी चीज़ को ठीक कर सकता है? इट्स अबाउट योर स्ट्रक्चर, नॉट द क्वालिटी ऑफ कोच। अच्छा, क्वालिटी ऑफ कोच की आप बात करें ना, वकार यूनुस का गालिबन ये एक बार फिर से वो नाकाम हो गए हैं। काफ़ी असाइनमेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो कर चुके हैं टीम के साथ, और हम ये देखते हैं कि नेशनल टीम के साथ प्लेयर्स अच्छा, बॉलर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी एक बेहतर मिसाल है कि 4 विकेट उन्होंने 4 बॉल्स पर रिसेंटली काउंटी क्रिकेट में हासिल किए हैं। तो ये क्या वजह है कि नेशनल टीम में प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन जब काउंटी क्रिकेट या लीग क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ परफॉर्म करने लग जाते हैं? देखिए, एक तो चीज़ ये गलत है कि आप एक पहले गलत फैसला करें, फिर हेस्ट में जल्दी में दूसरा फैसला कर दें। ठीक है, अभी आपने वकार यूनुस को लाए हैं तो अब उनको काम करने दें, क्योंकि अभी तो काम शुरू ही हुआ था, तो ये कोविड आ गया, फिर ये इंग्लैंड का टूर आ गया, तो इतनी जल्दी ना तो कुछ सीख सकता है ना कुछ सिखा सकता है। अब उनको चाहिए ये कि वो पाकिस्तान में वक्त गुजारे, क्योंकि पिछले टेन्योर्स में जब वो आते थे तो टूर से सीधे ही वो ऑस्ट्रेलिया, अपने जहाँ उनका घर वहाँ चले जाते थे, और जब नया टूर शुरू होने लगता था उससे कुछ दिन पहले आ जाते। तो जो एक बंदा बेस्ड इन लाहौर, बेस्ड इन पाकिस्तान, और जो कंटिन्यूसली पूरा साल काम करे किसी बॉलर्स के साथ, तो फिर ही इम्प्रूवमेंट आ सकती, वरना ये टूर्स के ऊपर तो कभी भी नहीं कोई सीख सकता। बिल्कुल, यही तमाम लोग कहते हैं कि वकार यूनुस साहब का क्या मुआहदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है कि वो टूर होते ही अपने घर ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाते हैं और टीम और लड़के पाकिस्तान आ जाते हैं। आकिब जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, को होस्ट तला भी हमारे साथ मौजूद है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे, वकार यूनुस की हमने बात की, मिसबाह उल हक की बात की, कुछ बात करेंगे यूनुस खान के हवाले से। कहा जा रहा है कि जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए और न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको एक्सटेंशन देगा? इस हवाले से आकिब जावेद की राय जानेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। यूनुस खान के हवाले से आकिब जावेद से जानते हैं कि आकिब भाई, कहा जा रहा है कि यूनुस खान को जिम्बाब्वे सीरीज़ और न्यूजीलैंड का जो दौरा है पाकिस्तान जाएगा न्यूजीलैंड, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? यूनुस खान से अगर सही फ़ायदा लेना है तो उसको आप अंडर 19 दें, और उसको एक लॉन्ग टर्म उसको एक दे मौका कि आप अंडर 19 लेवल के ऊपर जो प्लेयर्स हैं उनको डेवलप करें, और अगर वहाँ नहीं है तो फिर ए टीम के साथ लगाएं, ताकि वो जो गैप्स हमारे गैप्स जो फिल होने वाले हैं, जिसमें आगे फ्यूचर में जाके आपको अज़हर अली या असद शफीक या और भी कुछ प्लेयर्स हैं, उनको नए प्लेयर्स ट्रेंड करने की ज़रूरत है, तो वहाँ ज़्यादा फ़ायदा वो देंगे। एक टीम के साथ आपको 2 से ज़्यादा बड़े नाम रखने की ज़रूरत नहीं होती, और इसी तरह इनको डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रोल्स अगर दें तो ज़्यादा रिज़ल्ट आ सकते हैं। जैसे अगर आप ऊपर से शुरू हो, पाकिस्तानी टीम, दैन आपकी ए टीम, फिर इमर्जिंग टीम आपकी अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13, इन ग्रुप्स के साथ
इन सारे प्लेयर्स को देखिए कौन कहाँ फिट इन होना चाहता है, तो लॉन्ग टर्म उनको कॉन्ट्रैक्ट दें 2-2 3-3 साल के, और उनको ये गाइडलाइंस दें कि जैसे ऊपर अगर पाकिस्तानी टीम में देखें कि क्या गैप्स हैं, वो उनका फोकस जो है वही टीम में होना चाहिए, नीचे इमर्जिंग में भी इसी तरह प्रोग्रेस करते करते अंडर 13, 16, 19 इमर्जिंग, ए टीम एंड पाकिस्तान टीम, जब ये परमानेंट आपके सेटअप होंगे और उनकी अपनी अपनी मैनेजमेंट होगी, तो फिर आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कोई एक कोच ले आते हैं बाहर से और वो सारा कुछ जो है आगे ठीक कर देगा। ठीक है, जिम्बाब्वे सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, बातें ये भी हो रही हैं कि नौजवानों को इस सीरीज़ में मौका देना चाहिए, जैसे आजम खान है, आकिफ जावेद जैसे क्रिकेटर हैं, उनको मौका देना चाहिए, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कप्तान भी नया होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें आपके वनडे और T20 मैचेस हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस टूर को आपने सिर्फ यंगस्टर को ट्राई करने के लिए लेना है, तो ये तो गलत बात है। आप जो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जब हमारी न्यूजीलैंड टीम जाएगी या साउथ अफ्रीका आएगी, तो हमारी जो ऑप्शन है आपको नज़र आता है कि आपके जो T20 टीम में कहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है, उसकी जगह आप 1-2 लोग 3 लोग मैक्सिमम खिला के देखें कि कौन फिट इन किस जगह आ सकता है। अब आगे जाके आपको हफीज़ या शोएब मलिक, इनकी रिप्लेसमेंट्स भी चाहिए होंगी। आपके पास स्पिन ऑप्शंस उस तरह की मज़ीद चाहिए होंगी, उनको ट्राई कर सकते हैं। तो बिला वजह किसी को खिलाना, तो उसमें तो कोई अकल की बात नहीं है, बट अगर ये सोच के कि फ्यूचर में किन किन लोगों के पीछे हम लोगों को रख के वो गैप्स जो हैं वो पूरे कर सकते हैं, तो फिर तो इसका फ़ायदा होगा टूर का। बिल्कुल, जो लूप होल्स नज़र आ रहे थे दौरा इंग्लैंड में, उनको फिल करना चाहिए बनस्बत ये कि तमाम टीम को ही आप चेंज कर दें, यंगस्टर्स खिला दें। उनके साबिक क्रिकेटर्स भी आकिब साहब ये कह रहे हैं कि आप हफीज़ को भी खिलाएं, आप सरफराज अहमद को भी ट्राई करें, क्योंकि जिम्बाब्वे पाकिस्तान आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, जो भी बंदा परफॉर्मेंस दे उसको मौका मिलना चाहिए, और अभी इनका शुरू हो रहा है T20 नेशनल T20 जो है, तो उसमें जो परफॉर्मेंस दे उसको ज़रूर मौका दें, बट बिला वजह मौका ना दें कि वीक टीम आई है तो उसके अगेंस्ट आप इतने इजी हो जाएं कि फिर श्रीलंका की तरह हार के तो फिर और आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। सही, दौरा जिम्बाब्वे की दौरा पाकिस्तान की तो अपने बात की, लेकिन अब दौरा न्यूजीलैंड, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाएगा, उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो ये चाह रही है 40 से ज़ायद खिलाड़ियों को उस दौरे पर ले जाया जाए। आप समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में खिलाड़ियों को लेकर जाना सही फैसला होगा? देखिए, डिपेंड ये करता है कि क्योंकि ये प्लेयर ज़्यादा ले जाने का आपको फ़ायदा तो नहीं होता, कन्फ्यूजन बढ़ती है, बट वो जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है उन कंडीशंस का। सो आई थिंक वो इसीलिए मेरा ख्याल लेके जाते हैं कि वो जो प्रैक्टिस बॉलर्स और इस तरह की आपकी फैसिलिटीज़ वो कोविड की वजह से नहीं मिलती, तो ठीक है, अगर आप को प्रैक्टिस बॉलर्स वहाँ से नहीं मिलने, आपको खुद ही लेके जाने, तो देन यू हैव नो चॉइस। तो आकिब साहब, जैसे कि आप फरमा रहे थे कि यूनुस खान के हवाले से आपने कहा था कि उनको भी स्टेप बाय स्टेप, ये बैटिंग कोच आप उनको डायरेक्ट आपने बना दिया, उनको स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए था अंडर 19 टीम के साथ, उसके बाद आहिस्ता से करके ऊपर आना चाहिए था। लेकिन सईद अजमल से जब ये सवाल किया गया कि वो कोचिंग के हवाले से क्या स्टांस लेंगे, तो उन्होंने भी ये बात बोली कि वो डोमेस्टिक में एज अ कोच नहीं आना चाहते, लेकिन अगर नेशनल टीम की आप बात करेंगे तो वो वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो इस स्टांस को कैसे देखते हैं आप सईद अजमल की तरफ से? देखिए, ग्रास रूट लेवल और निचले लेवल जिसको हम कहते हैं, वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ बिल्कुल गर्मियों में, सर्दियों में आपको रुलना पड़ता है। तो पाकिस्तानी टीम में तो ठीक है ना, आप बैठे हैं जहाज़ में और इंग्लैंड चले गए, वहाँ टूर ख़त्म हुआ तो घर चले गए, तो वहाँ काम ऐसा उस तरह का नहीं होता। जैसे एज प्लेयर आप टूर्स करते हैं, फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी तरह से ये कोचिंग भी यही है कि आप टूर्स हो जाते हैं, वहाँ आप टूर्स के ऊपर क्या कोचिंग हो सकती है जी। और जब टूर ख़त्म होता है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो इसलिए आसान है ना, और एक्सपोजर ज़्यादा है, इसलिए पैसा भी है, तो इसलिए लोगों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी टीम के साथ ही पैसा भी, इसलिए लोगों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम के साथ ही अटैच रहें। सईद अजमल की बात की तला ने, तो उन्होंने एक और बयान दिया कि शाहिन शाह अफरीदी या नसीम शाह को एक ही टीम में साथ नहीं खिलाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर?
देखिए वो उसी हवाले से उन्होंने कहा जो अभी टेस्ट मैच उन्होंने इंग्लैंड में इकट्ठे खेला है, आपके पास ऑप्शंस जब हैं तो आप क्यों ज़बरदस्ती एक प्लेयर को टेस्ट मैचेस खिला के ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं? उसको आप ए टीम में डालें, आप उसको साइड गेम्स खिलाएं तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करेगा, सीखेगा। आपने क्यों एक बच्चे को जब उसमें पोटेंशियल भी है तो उसको एक्सपोज करना है ऐसी जगह के ऊपर जहां भी वो उतना रेडी नहीं है जितना कि वो साल में या 1.5 साल में जाके हो सकता है। अच्छा, यंगस्टर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि यंगस्टर्स के हवाले से लाहौर कलंदर्स भी काफ़ी एक्टिव रही है और हारिस रऊफ़ उनको आपने ही ढूंढ के निकाला था उस टैलेंट को, और पॉलिश भी लाहौर कलंदर्स ने किया था। लेकिन हालिया PSL की परफॉर्मेंस देखें या पाकिस्तान टीम के साथ जब वो रहे हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं और काफ़ी तनकीद की जद में भी हैं कि उनको नेशनल टीम के साथ नहीं होना चाहिए बल्कि डोमेस्टिक का आज़म ट्रॉफी भी खेलनी चाहिए, नेशनल T20 कप भी खेलना चाहिए। तो उनके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि तारीफ़ तो उनकी विराट कोहली ने भी की थी। देखिए हारिस में डेफिनेटली टैलेंट है, बट खेलेगा तो वही जो परफॉर्मेंस देगा। और आप क्योंकि अभी ये कोविड की वजह से बहुत सारे जो प्लेयर्स आपको याद हो वो थोड़ा लेट भी हो गया उसके कोरोना की वजह से, तो उस क्रिकेट जब आप नहीं खेलते 4-5 महीने तो उसके बाद वापस आके डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। सो आई थिंक कि जिसमें पोटेंशियल तो है, लेट्स सी वो किस तरह से परफॉर्म करता है और अपनी जो जगह है वो कायम रखता है। लीग्स की हम बात कर रहे हैं तो 2 दिन कबल शाहिद खान आफरीदी का एक बयान आया जो कि IPL के हवाले से, दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन IPL है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। आप क्या कहेंगे, वाकई नुकसान हो रहा है? डेफिनेटली IPL में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो IPL खेलें, और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सो डेफिनेटली मिस तो करते ही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। अच्छा आकिब साहब, क्रिकेट एज अ डिप्लोमेसी हम बात करते हैं, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, और शाहिद अफरीदी ने यह भी बात बोली कि जब तक मोदी सरकार भारत में मौजूद है पाक भारत सीरीज़ होने का कोई इम्कान नहीं है। समझते हैं आप ऐसे? देखिए पास में तो हुई है क्रिकेट डिप्लोमेसी, ज़ियाउल हक के दौर में भी, फिर मुशर्रफ दौर में भी। तो जब गवर्नमेंट के आपस के ताल्लुक़ अच्छा होता है तो क्रिकेट हो जाती है, जब जैसे ही वो तल्ख होती है तो ख़त्म हो जाती है। तो अभी तो रीसेंट पास में जो हमने देखा उसकी तो अभी कोई उम्मीद नहीं है हमें नज़र आती। बट जो मेगा इवेंट्स हैं उसमें तो फिर खेलना ही पड़ता है पाकिस्तान इंडिया, वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है। पूरी दुनिया समझती है इस चीज़ को कि जब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं तो वो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा, जैसे हम फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं तो आज के दौर में ऐसा कौन सा फास्ट बॉलर है जिससे आप बेहद मुतासिर हुए हैं? देखिए उसमें अभी काफ़ी अच्छे बॉलर्स आए हैं। कमिंग्स बहुत अच्छा है, फिर आर्चर ने थोड़ी अरसे में अपना नाम बनाया है, बट एंडरसन का तो ही इज़ नंबर 1। एंडरसन उसने जितनी उसने विकेटें ली हैं, ब्रॉड और एंडरसन की तो मिसाल ही नहीं मिलती। जो बिल्कुल जिस तरह से वकार और वसीम की जोड़ी थी, इसी तरह ब्रॉड और एंडरसन की जोड़ी है। बिल्कुल, आपने बताया फील्डिंग वर्ल्ड के हवाले से कौन सा बॉलर आपको ज़्यादा बेहद मुतासिर किया, किस बॉलर ने? मैं अब पाकिस्तान क्रिकेट की तो हमने बात की, अब जानना चाहूँगा सलीम मलिक का आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल? वो बहुत जिद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने की। देखिए जब उनको पसंद करने वाला कोई चेयरमैन आएगा तो वो भी आ जाएंगे। पिछली दफ़ा आए थे लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो गई। जब इजाज़ भट्ट थे तो उनको लेकर आए थे, लाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में आई डोंट नो ICC ने कहा या किसने कहा, फिर उनको विथड्रॉ करना। सलीम मलिक का आपने बताया, राना सादिक के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, उनकी वीडियो गर्दिश कर रही है कि लाहौर कलंदर सपोर्ट नहीं करी, जबकि आपने ऐलान किया था माली इमदाद करने का, उनसे कोचिंग सलाहियतों का फ़ायदा उठाने का। देखिए हम अपना जो जितने भी कोचेज़ हैं या प्लेयर्स हैं हम उनकी इस तरह से मदद करते हैं कि उनको या तो प्लेयर्स को ला के ट्रेन करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह कोचेज़ को भी उनको कहा है जैसे ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर शुरू होगा तो डेफिनेटली हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको एक
प्रॉपर जॉब देंगे। उस तरह से जो एक फलाही अदारा तो नहीं है हम, और जितना भी हमारा फोकस होता है वो एक टैलेंट के ऊपर, और एक जो कोचेज़ हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे कोचेज़ हैं, तो वहाँ उनको हम प्रोफेशनली उनसे एक टास्क देते हैं, काम देते हैं, तो जैसे ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर हमारा बहुत बहुत ओपन शुक्रिया। होगा। फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर आकिब जावेद सादत प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।